दोस्तों नमस्कार। दुनिया युद्ध के मुहाने पर है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की असल परीक्षा इसी दौर में हो रही है। शायद इससे पहले भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के सामने ऐसे हालात आए नहीं होंगे जब दुनिया भर में हलचल हो रही हो और उसके केंद्र में भारत आकर खड़ा हो गया हो। न सिर्फ भारत बल्कि भारत में आने वाले तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के जो भी प्रतिनिधि भारत आ रहे हैं, कोई समझाना चाहता है, कोई चेता रहा है, कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, कोई भारत के बाजार और यहां की आर्थिक स्थिति को मजबूत देने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, तो कोई प्रतिबंध की चेतावनी दे रहा है। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच भारत के पड़ोस में भी ऐसी हलचल इसी दौर में होने लगी है। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन की दिशा में हवा बह चुकी है, तो दूसरी तरफ श्रीलंका की आर्थिक परिस्थितियां उसके इकोनॉमिक इमरजेंसी की तरफ ढकेल चुकी है। भारत इस लिहाज से इस पूरे क्षेत्र में एक ऐसे देश के तौर पर मौजूद है जहां पर उसकी तटस्थ नीति की अपने तरीके से लोकप्रियता शायद चरम पर है। रशिया समर्थन कर रहा है, ऐसी तटस्थ नीति होनी चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी कहना पड़ा, हां यह सही है। चीन भी खामोशी के साथ भारत की नीति का विरोध नहीं कर पा रहा है, और अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन और उसके भीतर जर्मनी भी, उन तमाम देशों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भारत को कहीं ना कहीं अपने साथ लाना चाहती है। और खास तौर से आज जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पहुंचे तो उन्होंने कहा कि पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहा है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, उसकी विदेश नीति, और शायद जब वाकई दुनिया युद्ध के मुहाने पर है और प्रतिबंधों को लेकर पश्चिमी देशों से भारत की निकटता इससे पहले खासी रही है, क्या उसमें कोई बड़ा शिफ्ट आ चुका है या शिफ्ट आ जाएगा? क्या वाकई भारत रशिया की महत्ता को अपने क्षेत्र के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण मानता है? अभी तक जो अमेरिका से उसकी निकटता थी और जो निकटता रूस के साथ थी, उसमें वो तटस्थ नीति अपनाएगा? ये सारे सवाल हैं, लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए कि सबकी भाषा कहती क्या है। खास तौर से अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह ने बहुत साफ तौर पर कहा, जिस दिन चीन भारत के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आ जाएगा तब रूस उसका साथ देने नहीं आएगा। मैसेज एक ही लाइन का है, आप अमेरिका की नीतियों के साथ और अमेरिका की जो रूस के विरोध और प्रतिबंध को लेकर जो नीतियां हैं उसमें आप अमेरिका के साथ खड़े हो जाइए। ब्रिटेन की विदेश सचिव लिज ट्रस जो है वो इस मौके पर आई है, जबकि बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी भारत आने वाले हैं, उससे पहले उनकी यात्रा है। लेकिन उनके भी बहुत साफ संकेत हैं कि भारत को दरअसल जो रशिया के खिलाफ यूरोप की पूरी पॉलिसी है, अमेरिका की जो पूरी पॉलिसी है, नाटो की जो पूरी पॉलिसी है, उनके साथ खड़े होना चाहिए, यानी रूस के साथ खड़े होते हुए नजर नहीं आना चाहिए। यह बहुत खुले तौर पर मैसेज है। इसके बाद जर्मनी और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी भारत आने वाले हैं। चीन के प्रतिनिधि आए तो भारत ने खुले तौर पर बहुत साफ तौर पर कहा, आप सीमा से पहले हट जाइए, उसके बाद ही व्यापारिक रिश्तों को लेकर बातचीत होगी। यह एक अलग मसला है कि व्यापारिक रिश्तों में जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है इस दौर में चाइना के साथ पहले की तुलना में कहीं ज्यादा हो रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की असल परीक्षा मौजूदा सत्ता और सरकार के पास है, भारत के समक्ष है। और यह ऐसी परीक्षा है जिसमें भारत को बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के केंद्र में लाकर मौजूदा वक्त ने खड़ा कर दिया है। तो क्या वाकई भारत अपनी आर्थिक परिस्थितियों को संभाल सकता है, जिसका जिक्र रशिया कर रहा है? क्योंकि रशिया अपने तौर पर हर उत्पाद को भारत को देने को तैयार है, छूट के साथ देने को तैयार है। लेकिन इन बातों को कहने से पहले जो कहा गया, पहले इसको समझिए। विदेश मंत्री जो रूस के, उन्होंने बहुत साफ कर कहा कि लंबे वक्त से डिफेंस पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच डेवलप हुई है, और ये एक फैक्ट है कि डिफेंस के क्षेत्र में जो भी कलपुर्जी और हथियार आते हैं वो रशिया से लगभग 70% आज भी भारत में ही आते हैं। और अगर भारत पर कल कोई संकट आ जाएगा तो भारत अगर रशिया के साथ ना खड़ा हो तो फिर भारत इस डिफेंस जो पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच, और जो भी वहां से हथियार और कलपुर्जे आते हैं वो बंद हो जाएंगे तो भारत के लिए मुश्किल होगी।
यूरोप के ऊपर संकट जरूर मंडरा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के बाद रशिया की क्या स्थिति बनती है, वो किस दिशा में जाता है, पूरा का पूरा यूरोप इसको लेकर चिंतित है। लेकिन उस दिशा में, युद्ध की दिशा में, वहां की संकट परिस्थितियों से क्या भारत का कुछ भी लेना देना नहीं है? और भारत पर तो कोई संकट आ नहीं रहा है, तो भारत किस रूप में अपनी कूटनीतिज्ञता को अपनाए? क्या वह सिर्फ इस तटस्थता को अपनाए जिस तटस्थता को लेकर अमेरिका सवाल कर रहा है, यूरोपीय संघ सवाल कर रहा है, नाटो सवाल कर रहा है, लेकिन रशिया सवाल नहीं कर रहा है, बल्कि साथ खड़ा है। क्योंकि रशिया ने कहा कि विश्व संतुलन हम बनाए रखना चाहते हैं, और उसने बनाए रखने में रशिया और भारत का जिक्र किया। तो इसका मतलब है कि अमेरिकी प्रभुत्व जो है उसको रोकने के लिए रशिया खड़ा है। वो देख पा रहा है कि भारत उसके साथ खड़ा है। यूनाइटेड नेशन की किसी भी वोटिंग में जो रशिया के खिलाफ जा रही थी, भारत ने वोटिंग नहीं की। भारत ने दोनों परिस्थिति में वोटिंग नहीं की। लेकिन इसके बाद जो रूस की भाषा भारत को लेकर है, यह किसी मित्रवत से आगे की परिस्थिति की एक मोटी लकीर खींच रही है। लेकिन अगला सवाल यह भी हर जहन में आना चाहिए, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो जहां पर उसे चीन और भारत में से किसी एक को तय करना पड़े, तो रशिया किसके साथ जाएगा? क्योंकि विश्व संतुलन को बनाए रखने के लिए या नई विश्व व्यवस्था को बनाने के लिए रशिया की जरूरत भारत से ज्यादा चीन की होगी, क्योंकि उसके पास वीटो पावर है। यूनाइटेड नेशन में वो ज्यादा ताकतवर है, और रशिया अपने तौर पर मौजूदा वक्त में जो दुनिया से लड़ पा रहा है, उसमें चीन कहीं ना कहीं उसके पीछे खड़ा है। तो क्या एक नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि रूस के विदेश मंत्री ने बहुत साफ तौर पर कहा, भारत बिना किसी दबाव में आए सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहा है, और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि भारत की विदेश नीति की यह खासियत है कि बिना दबाव में आए, अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए, उसी को केंद्रित रखते हुए भारत आगे बढ़ता है। और भारत के राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए रूस खड़ा है, क्योंकि भारत हमसे जो भी, इन शब्दों को सुनिए, भारत हमसे जो भी सामान खरीदना चाहता है, हम उसकी आपूर्ति के लिए तैयार हैं। तो क्या भारत के लिए यह गोल्डन चांस है? यह एक ऐसी परिस्थिति है जो इससे पहले कभी नहीं आई थी, और इंदिरा गांधी की भी नजदीकी रशिया के साथ बाखूबी रही है। लेकिन ऐसी परिस्थिति क्या पहली बार निकल कर आई है? और रशिया अपने संकट के वक्त अपने दोस्तों को खोज रहा है और नए तरीके से मदद भी करने को तैयार है। ये सारे सवाल हैं, क्योंकि उसने एक तौर पर जो बातों का जिक्र किया, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि यह युद्ध रशिया ने छुड़ा है, रशिया ने एक लिहाज से हमला बोला है यूक्रेन पर। लेकिन रशिया के विदेश मंत्री आज जब भारत पहुंचे, और इन बातों का जिक्र उन्होंने इससे पहले तुर्की में भी किया, इससे पहले वो चीन गए, वहां पर भी किया। तीसरी यात्रा है उनकी भारत की, जब वो भारत पहुंचे हैं, विदेश मंत्री से मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये युद्ध नहीं है, ये एक स्पेशल ऑपरेशन है, और ऑपरेशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इसके बाद जो भी कीव में सरकार बनेगी, वह सरकार किसी भी हालत में रशिया के खिलाफ ना जाए, जो कि लग रहा था कि इस दौर में यूक्रेन लगातार रशिया के खिलाफ जा रहा था। यानी मैसेज बहुत साफ है, इस स्पेशल ऑपरेशन में यूक्रेनी आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर को न सिर्फ ध्वस्त किया जा रहा है, बल्कि यूक्रेन के पॉलिटिकल सिस्टम को भी आने वाले वक्त में रशिया के अनुकूल ही यूक्रेन को देखना होगा। वही शख्स वहां का प्रेसिडेंट हो सकता है, अन्यथा कोई नहीं हो सकता है। इस दिशा में रशिया सोच रहा है। यह मैसेज आज बहुत साफ तौर पर निकल कर आया। अब यह सवाल है कि अमेरिका दूसरे देशों की अपनी पॉलिटिक्स से प्रभावित करता है, अपनी कूटनीति से प्रभावित करता है, अपने बाजार और अपने मदद से प्रभावित करता है। इन बातों का जिक्र रशिया कर रहा है भारत में आकर, पर भारत रूस के साथ खड़ा है क्या? यह एक एम्बियंस है, जो एम्बियंस बार बार रूसी विदेश मंत्री लावरोव की यात्रा के दौरान निकल रहा है। और जब लावरोव इससे पहले तुर्की गए थे, चीन गए थे, और तीसरी यात्रा में भारत पहुंचे हैं, तो इससे पहले वहां पर जिक्र वह इस रूप में निकटता का नहीं कर रहे थे जो भारत में आकर उन्होंने निकटता का किया है। भारत को क्या चाहिए? भारत को क्या क्रूड ऑयल चाहिए जो सिर्फ अभी 2% लेता है? वो 2% बढ़कर क्या वाकई बहुत ज्यादा हो सकता है? क्योंकि अगर हम ध्यान दें, उस लिस्ट को भी देखें जो रशिया से मदद क्रूड ऑयल की मिल सकती है, जिसको लेकर वो लगातार भारत को ऑफर भी कर रहा है कि हम लगभग 30%, 33% तक आपको छूट दे देंगे। यानी दुनिया के बाजार में $100 प्रति बैरल होगा, तो हम आपको देंगे लगभग 66 प्रति बैरल, $66 प्रति बैरल देंगे। इतनी छूट देंगे हम आपको दुनिया के बाजार से लेकर, वो लगभग $35 प्रति बैरल बताया गया है।
भारत दुनिया के बाजार से जो तेल लेता है उसमें सबसे ज्यादा इराक से लेता है, तकरीबन 22 अरब डॉलर का, और रूस से लेता है सिर्फ $2.25 अरब का। उससे तुलना में ध्यान दीजिए तो सऊदी अरब से भारत लेता है लगभग $16 अरब का, यूएई से लेता है लगभग $9 अरब का, अमेरिका से लगभग $8 अरब का लेता है, नाइजीरिया से लगभग $7 अरब का लेता है, कुवैत से लगभग $6 अरब का लेता है, मैक्सिको से लगभग $2.25 अरब लेता है, लेकिन ओमान से भी लेता है लगभग $2.25 अरब, लेकिन रशिया से लेता है वह सिर्फ $2.25 अरब। और इससे पिछले बरस लगभग 1,20,00,000 बैरल तेल रूस से लिया गया। इस बार भारत ने जो समझौता किया है वह 30 लाख बैरल अतिरिक्त का किया है। यह 30 लाख बैरल जो भारत को मिलेगा क्रूड ऑयल, यह 30% छूट के साथ मिलेगा, जिसका जिक्र हो रहा है। तो यानी इस बार 1.20 करोड़ बैरल नहीं होगा, 1,20,000 बैरल नहीं होगा, बल्कि 1,50 करोड़ 1.50 करोड़ बैरल तेल भारत लेगा, यानी 30 लाख ज्यादा लेगा। तो यह एक स्थिति नहीं बनकर आ रही है कि 1,20,00,000 की जगह 1,50,00,000 बैरल तेल भारत लेगा, 30% छूट के साथ लेगा। लेकिन क्या यह इतना बढ़ सकता है? और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत जिससे भी खरीदता है उसके साथ व्यापार को वो आगे बढ़ाता है, तो क्या भारत रशिया के साथ तमाम रास्तों को खोल सकता है? इसके बाद दूसरी स्थिति है कि भारत को पता है कि S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वह भी उसे रशिया से लेना है। उसे यह भी पता है कि तेल तो प्रतिबंध के दायरे में नहीं आता है, जिसको व्हाइट हाउस कह चुका है, लेकिन S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वह आ सकता है। तो क्या भारत जैसे ही रशिया के साथ समझौता करेगा वैसे ही प्रतिबंध की डोर भारत पर आ जाएगी और भारत के लिए एक मुश्किल परिस्थिति खड़ी हो जाएगी? यह भी एक सवाल है, क्योंकि भारत अभी भी बीच के रास्ते पर ही चल रहा है, जहां पर वो दिखना चाहता है कि वह अपनी संप्रभुता और अपनी आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर दुनिया के किसी दूसरे देश के साथ खड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी अपनी नीति है। ये मैसेज है दुनिया के लिए। लेकिन इन सब के बीच अगर वाकई ऐसी परिस्थिति आती है तो ध्यान दीजिए कि पुतिन के साथ जो सबसे ज्यादा बातचीत हुई है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुई है, 3 बार हो चुकी है। पहली बातचीत 24 फरवरी को हुई थी, दूसरी बातचीत 2 मार्च को हुई थी, तीसरी बातचीत 7 मार्च को हुई थी। 3 बार फोन से बातचीत हुई और अब विदेश मंत्री वहां से यहां आ गए। अगला सवाल यह है कि क्या वाकई अगर रूस और पश्चिमी देशों के संबंध खराब होते हैं और भारत अगर रशिया के करीब नजर आता है तो पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का असर भारत पर पड़ेगा और भारत की आर्थिक परिस्थिति या इस देश के भीतर से लोगों की आवाजाही, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे बिजनेस सेक्टर में हो, पश्चिमी देशों के साथ ज्यादा जुड़ी हुई है। और बीते कुछ वर्षों में भारत अमेरिका के बहुत नजदीक आया है, लेकिन यह एक बिल्कुल नई परिस्थिति है। शायद यह एक नया चैलेंज है प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने भी और शायद भारत के सामने भी अपने तौर पर। इस चैलेंज में भारत कौन सा रास्ता अपनाएगा? अगर खटास बढ़ जाएगी अमेरिका रूस के बीच, अगर खटास बढ़ जाएगी यूरोप, नाटो और रशिया के बीच, ये सारी परिस्थितियां हैं जो दिखा रही है कि भारत की दिशा क्या हो सकती है। अगला सवाल यह है, भारत उस केंद्र में आकर खड़ा हो गया है जहां पर पता है कि बोरिस जॉनसन आने वाले हैं, जहां पता है कि ब्रिटेन के विदेश सचिव लिज ट्रॉस जो है लगातार कह रही है कि भारत को रशिया से दूर होना चाहिए। एक मैसेज है। अमेरिका के डिप्टी एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं दिलीप सिंह, वह भी मैसेज देकर चले गए कि प्रतिबंध तो लगेगा अगर जो रशिया के साथ उस रूप में खड़ा होता हुआ नजर आएगा। उन्होंने अपने तौर पर सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन एक मैसेज दिया कि सामरिक और कूटनीतिक महत्व अपनी जगह है, लेकिन जब दुनिया इस तरीके से चल पड़ी हो तो ऐसे में निर्णय बड़े लेने पड़ते हैं। ये मैसेज है अमेरिका का। और इन्हीं सब के बीच ध्यान दीजिए तो बीते दिनों जो जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से भारत के जो नेताओं के समकक्ष है उनकी जो भी नेताओं से जो बातचीत हुई, और आने वाले वक्त में जर्मनी के प्रतिनिधि भी आपको दिल्ली में नजर आएंगे, यूरोपीय संघ के भी प्रतिनिधि दिल्ली में नजर आएंगे। तो क्या ये पश्चिमी देशों की तरफ जो भारत का झुकाव है, रशिया अब उसे चाहता है कि उसे भारत शिफ्ट कर दे? पहली बात। दूसरी बात, क्या भारत के साथ जो डिफेंस फ्रेंडशिप रशिया की है, क्या पश्चिमी देश और अमेरिका चाहते हैं कि भारत उसे शिफ्ट कर दे?
और इन सब के बीच चाइना जो चेक एंड बैलेंस की स्थिति में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार बढ़ रहा है और जो भी वो काम कर रहा है उसमें वो रशिया की मदद आर्थिक तौर पर लेता है, सामरिक तौर पर मदद दे देता है। और उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को साधने के लिए रशिया और चाइना एक साथ एक मंच पर अमेरिका के खिलाफ खड़े नजर भी आते हैं। यह भी मैसेज है, यह तालिबान के वक्त भी नजर आया, यह ईरान के वक्त भी नजर आया, यह ईरान के वक्त भी नजर आया, इराक में भी नजर आया, सीरिया में भी नजर आया, ये तमाम जगहों पर, यूक्रेन में भी नजर आया। ये दोनों देश एक साथ खड़े होते हैं। तो भारत के सामने कई संकट एक साथ हैं, लेकिन सवाल 4 है। पहला सवाल, क्या भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कोई बड़ा शिफ्ट कर पाएगी? दूसरा सवाल, भारत की जो विदेश नीति है वो जिस लिहाज से पश्चिमी देशों के करीब गई थी, मौजूदा वक्त में भारत उससे हटने को तैयार है क्या? तीसरी परिस्थिति, भारत अपनी आर्थिक परिस्थितियों से भी जूझ रहा है। यहां पर भी इन्फ्लेशन, महंगाई दर बहुत ज्यादा है। भारत की भी जो विकास दर है वो अभी भी उस दिशा को नहीं पकड़ पाई है जहां पर भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाए। और भारत के पड़ोस के संकट जो हैं वो भारत के ऊपर कहीं ना कहीं एक सामरिक दबाव भी बना रहे हैं। कल को पाकिस्तान में इमरान के हटने के बाद जो भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वहां के जिस रूप में भी होंगे और सेना और आईएसआई का जो रोल होगा उसका असर कश्मीर में दिखाई देने लगेगा। क्योंकि कश्मीर का जिक्र इमरान खान ने जाते जाते 370 के तहत किया है। यानी वहां की जो अपनी नेशनलिज्म की जो पॉलिसी है पाकिस्तान के भीतर में, वह कश्मीर को छोड़ नहीं सकते हैं। और भारत खुले तौर पर मानता है और कहता है कि यह हमारी संप्रभुता पर हमला होता है कि आप टेररिज्म को अपनी जमीन पर रहने देते हैं और वहां से कश्मीर के ऊपर आप लगातार घायल करने की परिस्थिति में भारत को लाकर खड़ा कर देते हैं। यानी अगर स्थिति सीमा पर कुछ ऐसी बनती है तो भारत को भी सामरिक तौर पर तैयार रहना होगा। वो मदद क्या वाकई पश्चिमी देशों से आएगी या फिलोसफिकली आएगी? क्योंकि ध्यान दीजिए, भारत जिसे टेररिस्ट घोषित करना चाहता था वह भी यूनाइटेड नेशन में वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि चीन ने वहां पर वीटो कर दिया। वो पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया। चीन के साथ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ चीन है, चीन रशिया के साथ है, रशिया चीन के साथ है। रशिया भारत को न्यू बड़े प्रगाढ़ और सबसे फर्स्ट फ्रेंड के तौर पर देखना चाहता है, लेकिन भारत अंतर्राष्ट्रीय इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं प्रो अमेरिकन होकर या प्रो नाटो होकर या प्रो यूरोपियन होकर या प्रो पश्चिमी देश होकर एक मैसेज देते रहा कि भारत की ताकत धीरे धीरे पश्चिमी देश भी स्वीकार रहे हैं। अब यह सवाल है कि जब हलचल हुई है तो भारत उसके केंद्र में आकर खड़ा हो गया। तो शायद चौथा सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत की अपनी आर्थिक परिस्थितियों को मौजूदा वक्त में सामरिक कूटनीति से भारत देखे या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बनते हुए संबंधों में भारत किसी एक के साथ खड़ा हो जाए, या फिर भारत टैक्टफुली दोनों परिस्थितियों में जहां वो मध्यस्थता की स्थिति में भी आ जाए, चाहे वो यूक्रेन और रशिया के बीच हो, चाहे अमेरिका और रूस के बीच की परिस्थितियां हो। क्या भारत अपनी इस भूमिका को बड़ा कर सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है कि भारत की तरफ जब समूची दुनिया देख रही है इस आस और उम्मीद के साथ कि भारत का कोई भी निर्णय एक बड़ा निर्णय और बड़ी हलचल के साथ पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा, तो क्या भारत मौजूदा वक्त में ऐसे निर्णय को लेगा या फिर उस तटस्थ नीति को अपनाएगा जिसमें अपनी संप्रभुता, अपनी सामरिक सुरक्षा और अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो विदेश नीति के साथ दुनिया के तमाम देशों को मैसेज देगी कि भारत की अपनी प्रतिबद्धता हर देश की स्वतंत्रता के साथ भी है और हर देश की आर्थिक परिस्थितियों को गुलाम नहीं बनने देने की स्थितियों के साथ भी खड़ी है। यह मैसेज क्या भारत दे पाएगा? यहां पर 2 सवाल आखिर में सबसे बड़े हैं, क्योंकि रूस ने जिस लिहाज से भारत की तरफ जो थैंक यू और फ्रेंडशिप की परिस्थितियों को लाकर खड़ा किया, एक चीज समझनी होगी, चीन अपने विस्तार में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ले रहा था, नेपाल से खबर आई कि नेपाल सरकार को लग नहीं रहा है कि उससे कुछ फायदा होगा। नेपाल अपने तौर पर अब चीन से कोई कर्ज नहीं चाहता है, वो अनुदान चाहता है। ध्यान दीजिए, तो चीन ने बांग्लादेश को कर्ज दिया, चीन ने श्रीलंका को कर्ज दिया, चीन ने पाकिस्तान को तो कर्ज दिया हुआ है, चीन ने नेपाल को कर्ज दिया हुआ है, चीन ने मालदीव को कर्ज दिया हुआ है। यानी भारत के चारों तरफ चीन का दबाव है और चीन इस संकट दौर में रशिया के साथ खड़ा है।
भारत को क्या करना और कैसे करना, शायद ऐसी परीक्षा इससे पहले किसी शासनाध्यक्ष के सामने आई नहीं होगी। और जो आखिरी सवाल यह है, क्या वाकई रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों में गतिरोध पैदा करने की दिशा में भारत खड़ा है? इसको अमेरिका मान लेगा क्या? या फिर रूस क्या वाकई उस तमाम आर्थिक परिस्थितियों को भारत के अनुकूल लाकर खड़ा कर देगा जो भारत पश्चिमी देशों के साथ जो तमाम इंटेलेक्चुअलिज्म एस्पेक्ट पे भी और इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे भी जो समझौता किए हुए हैं, क्या उसके काउंटर में भारत खड़ा? क्योंकि भारत के बहुत सारे प्रोग्राम विकसित देश या कहें G20 देशों के साथ चल रहे हैं, G7 के साथ चल रहे हैं, अमेरिका के साथ चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम, चाहे वो अंतरिक्ष के प्रोग्राम हो या अलग अलग फील्ड के प्रोग्राम हो। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति बन सकती है भारत के साथ, या भारत के सामने पहली बार एक ऐसा मौका आया है जहां पर दुनिया की हलचल के बीच भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के आश्रय भारत की तमाम परिस्थितियों का समाधान खोज सके और आंतरिक तौर पर भारत आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मजबूती के साथ दुनिया के सामने खड़ा हो जाए? क्योंकि अब आने वाले वक्त में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी आने वाले हैं, जर्मनी के प्रतिनिधि भी आने वाले हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले हैं। ये सारी परिस्थितियां बता रही हैं कि दुनिया में एक व्यापक परिवर्तन, एक व्यापक व्यवस्था, एक व्यापक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने की दिशा में दुनिया चल पड़ी है। भारत कहां खड़ा होगा, इसका इंतजार समूची दुनिया भी कर रही है और शायद भारत भी अपने तौर पर परिस्थितियों को परख रहा है। यही भारत की शायद सबसे बड़ी परीक्षा का दौर इस दौर में है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।